बॉलीवुड अभिनेता गजराज राव का टीवी टुडे ग्रुप के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। उस रिश्ते को याद करते हुए गजराज राव ने अपने उन दिनों की यादें ताज़ा की और साथ ही अपना करियरनामा भी बताया। आपने देखा उस समय लोगों का रंग भी कुछ और था, तब से लेकर आज तक के साथ आपका ये जो रिश्ता है ये क्या कहलाता है? ये मतलब इसको कहते हैं ना कि एक राउंड सर्कल होना। जब मैं दिल्ली में थिएटर करता था और थिएटर करते हुए एक एड फिल्म मेकर थे प्रदीप सरकार जी, उनको असिस्ट करने लगा और वहाँ पर मालूम चला कि पहली बार विज्ञापन की दुनिया को समझा जाना। और आज तक 20 मिनट का कैप्सूल होता था और उससे वो 24 घंटे का न्यूज़ चैनल बनने जा रहा था। और उसके लिए प्रदीप दा क्योंकि एडवर्टाइजिंग से थे तो उनको जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप इसके लिए विज्ञापन बनाइए, एड फिल्म्स बनाइए ताकि लोगों तक हम बात पहुंचा सके। और 2-3 राइटर्स थे जो कॉपी राइटर्स जिनको बोलते हैं, जो एड फिल्म्स के जो मतलब उस समय जो जाने माने लोग होते हैं। और लेकिन अरुण पुरी सर को वो कोई भी कहानी, कोई भी जो स्क्रिप्ट है वो पसंद नहीं आ रही थी। ऐसा 5-6 राउंड हो चुके थे और मैं असिस्ट करता था और मैं हर मीटिंग में आता था और देखता था कि वो अरुण पुरी जिनको एपी बुलाया जाता था उस वक्त, आज भी बुलाते हैं, तो एपी जो है कोई रिएक्ट ही नहीं करते थे। और फिर ये हुआ कि ऐसा लगा कि ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से चला जाएगा। तो मुझे क्यों थिएटर से था और उसी दौरान ब्लैक एंड वाइट कुछ पिक्चरें देखी थी, मुझे लगा ऐसा कुछ करते हैं कि ये एडवर्टाइजिंग में अलग सी एक चीज़ हो सकती है। तो दादा को मैंने बताया कि दादा ये आइडिया है। तो उनको लगा कि ये तो हारा हुआ मैदान है, ये तू भी ट्राई कर ले। और कनॉट प्लेस वाले ऑफिस में हम गए और वहाँ पर एपी नहीं थे उस वक्त, आधे घंटे बाद आने वाले थे। और उनकी टीम ने सुना और वो, क्योंकि क्या होता है जब कई बार आप रिजेक्शन हो जाता है तो टीम भी श्योर नहीं होती कि क्या होना चाहिए। तो उन्होंने बोला ये बड़ा डाउन मार्केट है, ये तो मज़ा नहीं आएगा, एपी को पसंद नहीं आएगा। फिर एपी आए, एपी को सुनाया, मैं नर्वस था बहुत। पहली स्क्रिप्ट सुनाई, उन्होंने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। दूसरी सुनाई, उसमें भी कुछ रिएक्शन नहीं दिया। तीसरी सुनाई और उस वक्त तक उनके चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आई और उन्होंने टेबल पर हाथ मारा, बोला यस, यही चाहिए मुझे, यही होना चाहिए। और वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि उसमें उस वक्त मार्केटिंग में एक अमिताभ श्रीवास्तव थे, उन्होंने मुझे कुछ हफ्तों बाद बताया कि गजराज हम जाते हैं क्लाइंट के पास स्पॉन्सरशिप के लिए और तो कुछ और याद रहे ना रहे, ये बड़ा ही तेज चैनल है, आंखें खोल दे, ये याद रहता और ये हमारे लिए विजिटिंग कार्ड हो गया है। बिल्कुल। तो वो, और उसके बाद 2 साल के अंदर तकरीबन 3 कैंपेन और बने। फिर उसके बाद आपने ही अपनी, और जब मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया तो उस वक्त भी तब तक एपी से इतना उनको अश्योरेंस था कि ये जो कुछ भी करेगा लिखेगा तो ठीक ठाक लिखेगा। तो उन्होंने शुरुआती दौर में जब मुझे काम की कमी थी कि एड फिल्म्स नहीं मिलते थे, क्लाइंट को ये होता था कि शोरील दिखाइए आप, तो उस वक्त मैंने कुछ पब्लिक सर्विस फिल्म्स बनाए, लिखे और उन्होंने उसको सुनते ही अप्रूव किया। तो ये इतना पुराना रिश्ता है और यकीनन हम लोगों के लिए भी ये जो किस्सा कहानी का हिस्सा है उसको सुनना अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। हाँ, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये मेरे लिए, क्योंकि मैं हिंदी थिएटर से था और बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के साथ पला बड़ा था और मेरे लिए अरुण पुरी जो इंडिया टुडे के सर्वे सर्वा और पब्लिक स्कूल वाले, और उसके बीच में वो मेरी हिंदी में सुनाई हुई स्क्रिप्ट को उन्होंने उस विजन के साथ समझा और अप्रिशिएट किया और हौसला अफजाई की, वो मुझे उससे बड़ी ताकत मिली। वो थिएटर करने वाले एक मामूली से इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था वो। और ये एपी का विजन ही था, तब से लेकर आज तक हम सबसे तेज चैनल बने हुए हैं, नंबर 1 भी हैं और सर्वश्रेष्ठ भी हैं। और यूट्यूब पर 60 मिलियन से ज्यादा लोग हमें फॉलो करते हैं, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। तो वो आज तक की ये ताकत है जिसने लोगों के बीच इतना लोकप्रिय बनाकर रखा हुआ है और यकीनन वही सोच है जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आज तक एक कह सकते हैं कि एक बरगद की तरह है। बिल्कुल। पिछले इतने 2 दशकों में यहाँ से
जिन्हें ट्रेनिंग मिली, जो जगह मिली, वो अलग अलग जगह पर नजर आते हैं। बिल्कुल। और बड़े अलग अलग चैनल्स में सितारे हैं और यूट्यूब पर सितारे हैं। दरअसल एजेंडा आज तक सेट करता है और इसी वजह से इस मंच को सजाया भी गया है 2024 का एजेंडा सेट करने के लिए। अब मैं आ जाती हूँ बधाई हो पर जी, एक ऐसी फिल्म जिसने आपको मतलब एक अलग ही स्टारडम दिया है जी। ये स्क्रिप्ट कैसे मिली? इतनी पॉपुलैरिटी मिलने के बाद अब जब आप मंच पर खड़े होते हैं और खुद से आप कहते हैं नहीं ये स्क्रिप्ट खराब है, ये अच्छी है, मुझे इतने पैसे चाहिए, बड़े गुरूर के साथ, तो ये किस्सा क्या है जरा उसके बारे में? पैसे तो कम ही देते हैं लोग पैसे में सब कंजूसी करते हैं सर, क्योंकि काम अच्छा कर लो, स्क्रिप्ट अच्छी है, ठीक है, वो चल जाता है, कोई इशू नहीं है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये 200-250-300 लोग बैठे हुए हैं और मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। ये अपने आप में ये मुझे मिला बधाइयों की वजह से। और कहीं पर भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, सिनेमा हॉल में, एयरपोर्ट पर, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अलग अलग एज ग्रुप के जो सेगमेंट हैं। कल खान मार्केट में थे कॉफ़ी शॉप में, तो वहाँ पे एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ, उनके 16-17 साल के बच्चे, तो माँ बाप भी उतने ही खुश थे और उनके बच्चे भी, उन्होंने भी मेरे काम को देखा हुआ और अप्रिशिएट किया हुआ। और 70 साल के लोग, 80 साल के लोग और 8 साल 10 साल के बच्चे, तो वो शायद ये बड़ा मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे ऐसा प्रोजेक्ट मिला, बधाइयों जैसा। कहानी भी उसकी ऐसी है। कहानी भी उसकी ऐसी है। तो अमित शर्मा जो डायरेक्टर हैं, वो इनफैक्ट प्रदीप सरकार जी के यहाँ पर असिस्ट करते थे मेरे साथ। बिल्कुल। हम लोग साथ में ही असिस्टेंट थे, वहाँ से हमारी दोस्ती थी। और ये स्क्रिप्ट उन्होंने जब लिखी तो उसके लिए मुझे रिकमेंड किया, आयुष्मान ने रिकमेंड किया, उनके साथ मैंने कुछ एक छोटा सा स्केच किया। जब आपने पढ़ा तो कैसा लगा कि 50-51 साल की उम्र में पिता बनने का सौभाग्य मिलने जा रहा है, लोगों तक कैसे जाएंगे, कैसे बताएंगे? बधाइयों से क्या जब स्क्रिप्ट सामने आई तो फिर क्या दिमाग में आया? देखो, पहला चीज तो है कि ये थोड़ा अटपटा है, ये रेगुलर नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग जो काम करता है वो फॉर्मूला पे करता है। ये चीज चल रही है, ऐसा तो देखा है, ऐसा हो सकता है। तो ये लोग इंटरेस्टेड नहीं है, बीच वाला टेबल में जो सारे लोग अपने मोबाइल पे हैं, ये सबकी मोबाइल पे बधाई सब लोग प्लीज मोबाइल पे रील मत बनाओ प्लीज बैठ के यहाँ पर। तो हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम हो गया ना, क्योंकि हम लोग आधा एक पूरा एक उसमें चले गए, डिजिटल सोशल मीडिया के अंदर हम रहना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो आयुष्मान खुराना ने भी मुझे रिकमेंड किया, और जब मुझे वो स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने घर में बात की मिसेस से अपने, और बोला कि यार ये कहानी है, 50-55 साल का आदमी है और उनके बच्चा होगा, तो करना चाहिए क्या? तो बोले कि आप कौन से ऋतिक रोशन हो कि आपका करियर खराब हो जाएगा। तो आदमी गलतफहमी पाल लेता है ना, जब कुछ नहीं हो तब भी गलतफहमी पाल लेता है। 47-48 साल उम्र है अभी, क्या हो जाएगा? और लेकिन खाली एक संकोच था कि इतना इंपॉर्टेंट बड़ा रोल है, और नीना जी, बिल्कुल, और नीना जी को देखा हुआ था खानदान से लेके अलग अलग सीरीज में, और उसके अंदर आपको लगता है कि बड़े मतलब 30 मार खां अभिनेत्री हैं, और वो कैसे वो उनके साथ काम करके कैसा रहेगा। लेकिन अमित नहीं माना। अमित ने मेरे सारे जो रिजर्वेशंस थे, संकोच थे, उनको किनारे किया। बोला कि मैंने बोला यार तुझे बड़े बड़े एक्टर मिल जाएंगे, तो बोला कि आप मेरे बड़े एक्टर हो, आप ही करोगे। और फिर नीना जी के साथ एक रीडिंग हुई, और मैंने उसको बोला लुक टेस्ट कर ले। बोला लुक टेस्ट की जरूरत ही नहीं मुझे, आप मेरे लिए फिट हो। तो ये मतलब मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, जिंदगी भर उसका कर्जदार हूँ कि उसने जिद की और मुझे उस फिल्म में रखा। और यकीनन वो फिल्म लोगों के बीच जितनी हिट हुई है, और उसका कॉन्सेप्ट भी लोगों को बहुत पसंद आया, और आपकी शानदार एक्टिंग उसने उसको और आगे ले जाने में 4 चांद लगा दिए उस फिल्म में। अब मैं आ जाती हूँ मजामा, माधुरी दीक्षित के साथ। इस फिल्म का क्या अनुभव रहा? और माधुरी दीक्षित इस बॉलीवुड की एक ऐसी हीरोइन है जिनके साथ कोई भी काम करना चाहता था, आज भी है और भविष्य में भी चाहेगा। ओडियन में जाके पिक्चरें देखते थे, और लगता है जो बेटा, दिल, ये पिक्चरें देखी हुई, और अचानक एक दिन आपको मौका मिल रहा है कि जो डायरेक्टर है आनंद तिवारी, उन्होंने बोला कि गजराज ये पिक्चर मैं बना रहा हूँ और इसके अंदर आपको ये पार्ट करना है, और ये है। तो मैंने कहा कौन है? कि माधुरी दीक्षित। तो ऐसे बाँछें खिल जाती है ना, और आपको एक अनरियल लगता है कि क्योंकि वो उस पूरा एक सेगमेंट है। अब उस तरह के सितारे नहीं होते हैं। वो जो अजय देवगन, अक्षय कुमार, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, ये जो स्टारडम था, और ये अब नहीं, हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। अब दुनिया इतनी बदल चुकी है कि उस तरह के सितारे नहीं हो सकते, और उनके साथ
और मुझे तो बार बार ये डर कि वो पहले दिन शूटिंग के बाद ये ना बोलें कि यार इसके साथ नहीं काम करना है मुझे। इस बात का डर था। हाँ, कि क्योंकि आप मन में आप वहम पालते हो ना। लेकिन वो बहुत ही कमाल की को एक्ट्रेस हैं, और मतलब वो पहले या दूसरे दिन से ही उन्होंने इनिशिएटिव लेके, हम जो थिएटर वाले या उस तरह के नामचीन लोग नहीं थे उनके साथ उन्होंने दोस्ती बढ़ाई, और पूरे प्रोसेस में बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहा। ये तो फिल्मों की हम बात कर रहे हैं। अब मैं आ जाती हूँ आपकी निजी जिंदगी पर। यहाँ पर बहुत सारे युवा चेहरे बैठे हुए हैं जो यकीनन थिएटर में, फिल्मों में आगे भविष्य में अपने करियर को बनाना चाहते हैं। आपका संघर्ष लेकिन बहुत बड़ा रहा है। जो आज का यूथ है वो रातों रात स्टार बनने के सपने देखता है। आपने 1994 में बैंडिट क्वीन की एक छोटा सा रोल था, फिर धीरे धीरे आपको रोल मिलते गए। बधाई हो 2018 में आई और उसके बाद वो हिट होती है। तो एक बहुत लंबा संघर्ष रहा है। तो राजस्थान का एक लड़का कैसे दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली में कितना संघर्ष रहा, फिर मुंबई जाकर, मैं चाहूंगी अपने स्ट्रगल के बारे में एक बार आप बताएं। बोर हो जाएंगे लोग। कोई बोर नहीं होगा, सीखेंगे सब इससे। पहले हाथ खड़ा करो, सुनना है लोगों को। हाँ ठीक है, फिर ठीक है। तो बेसिकली धीमी आंच पे जो भी पकता है ना वो अच्छा होता है, ज्यादा टिकती नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बुनियाद शायद अच्छी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये जो 20-25 साल का संघर्ष रहा, जिसके अंदर छोटे मोटे काम होते रहे, उसकी वजह से एक ठहराव आ गया। और जो मेरे नौजवान दोस्त हैं, साथी यहाँ बैठे हुए हैं, अपने अपने मोबाइल में देख रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी ओवरनाइट नहीं हो सकता है कि कल हो जाए या परसों हो जाए। और शायद कोविड के बाद ज़्यादा एक बेसब्री आई है कि जल्दी में होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, तो अनरेस्ट है थोड़ा सा, उसको शायद थोड़ा सा काबू करना चाहिए। उसी वजह से लोग तैश में भी आते हैं, रिश्ते भी बिगड़ते हैं, झगड़े भी होते हैं, है ना, दोस्तियां टूटती हैं, मैसेज कर देते हैं लोग। मैं भी करता था। देखिए, दो चीजें हुई थी। मैं शुरुआत के दिनों में, उस वक्त जब मैं दिल्ली में था, थिएटर करता था, तो एकता कपूर नहीं थी। उनका जो प्लेटफॉर्म था वो नहीं था। दूरदर्शन के सीरियल होते थे, या मनमोहन देसाई, महेश भट्ट की पिक्चरें होती थी, या फिर गोविंद निहलानी, श्याम बेनेगल साहब के सेगमेंट होते थे। उस तरह की सिनेमा होती थी। जैसे वो अफगान वॉर में होता था ना, पढ़ा है हम लोगों ने कि 4000 की रेजिमेंट गई और उसमें 2 लोग बच के आए गिरा के। तो वैसा होता था। मुंबई जाते थे लोग और घायल हो के आते थे, या मायूस टूट जाते थे। ऐसे मैंने बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी कम थी और लोगों को देखा मैंने। और उसके बाद एक, जैसे प्रकाश झा कुछ एक फिल्म बना रहे थे, उसके ऑडिशन के लिए गया मैं, यही कनॉट प्लेस में कहीं पे गेस्ट हाउस में। 250-300 लोग बैठे हुए हैं, सारे अच्छे कलाकार, पहचान के ही लोग थे। तो रियलाइज किया कि ये जो है इसका एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो स्ट्रगल है आपके अकेले का नहीं है, वो आपके परिवार का भी है, आपकी फैमिली का है, आपकी बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड का है, पत्नी का है, रिश्तेदारों का है, दोस्तों का है। तो आप किसी पर लायबिलिटी मत बनो। तो आपका जो संघर्ष है उसको भी थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के साथ करना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये जो मैं एडवर्टाइजिंग जो मैंने शुरू किया, उससे मेरा घर चला। और साथ में जब अच्छे ब्लैक फ्राइडे या तलवार या इस तरह की पिक्चरें आती थी, उसमें रोल मिलते थे, वो मैं करता था। और मैं ये किसी के पीछे नहीं पड़ना पड़ा। मैं आज भी मैसेज करता हूँ। आज भी मुझे लगता है जिस डायरेक्टर के साथ मुझे काम करने का मन है, उनको मैं इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ कि मुझे आपका ये काम बड़ा अच्छा लगा। नीना गुप्ता जी ने भी सोशल मीडिया से काम की बात कही थी, और उसके बाद फिर उनका भी करियर शानदार तरीके से आगे निकल पड़ा। तो वो जरूर करना चाहिए। लेकिन मैंने ये बैलेंस बना के रखा। और मुझे लगता है कि वो जैसे मैं सुनता हूं कि लोग जयपुर से, बरेली से, कहीं से भी निकल पड़े। और आमतौर पे तो क्या होता है कि तुझे तो एक्टर होना चाहिए, तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तू तो बड़ी कैट है, तुझे तो एक्ट्रेस होना चाहिए, तुझे तो मिल जाएगा वेब शो में। और लोग अपना दोस्तों के कहे में अपना डिसीजन कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं। वो मत करिए। और थोड़ा पेरेंट्स को, गार्जियंस को थोड़ा सा उनसे थोड़ा बातचीत करके और उसके साथ करें, और प्लानिंग के साथ अपना स्ट्रगल करें तो थोड़ा ठीक रहेगा। और ये आज के वक्त में बहुत जरूरी हो जाता है, जब हम दूसरों के कहे के हिसाब से निर्णय लेते हैं और फिर अपने उस करियर की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आप जिस चीज से प्यार करते हैं, अगर उसको अपने करियर के लिए चुनेंगे, तो शायद आपके लिए वो नौकरी नहीं रह जाएगी,
फिर उस चीज से मोहब्बत हो जाएगी और आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल, जैसा बिल्कुल। कि थिएटर को लेकर आपने किया और फिर एक्टिंग की दुनिया में नाम कमा लिया। अब मैं आ जाती हूँ ओटीटी पर। मौजूदा वक्त में ओटीटी ने बड़ी चुनौतियां पैदा कर दी हैं, या आपको लग रहा है कि जो बहुत सारे एक्टर्स कहीं गायब हो जाया करते थे, उनको एक बहुत बड़ा मौका दिया है अपने हुनर को दिखाने का? और 2015 में आपने भी ओटीटी के जरिए जो कमाल किया था, मैं चाहूंगी उसके बारे में भी बताएं आप। मुझे लगता है कि पहले क्या होता था कि आपका जो बॉक्स ऑफिस, हाँ, वो बहुत बड़ा एक डिसीजन मेकर होता था, आपको काम मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और उसकी वजह से बहुत सारे कलाकार जो होते थे हाशिए पर रहते थे, जिनको जो बड़े अपोलोजेटिक होकर काम करते थे कि मिल जाए, किसी तरह से काम मिल जाए, पैसों की बात तो सेकेंडरी है। तो ओटीटी ने उसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा डेमोक्रेटिक कर दिया है। हाँ। अभी आप जैसे आपका मन करे कि मुझे एक्टिंग करने का मन है, तो आपको ये नहीं कि मैं बॉम्बे जाऊं, किससे स्ट्रगल करूं, आप अपना यूट्यूब चैनल कर सकती हैं, ओपन कर सकती हैं, इंस्टाग्राम पे अपने रील्स पोस्ट कर सकती हैं। और अगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं बिल्कुल, जो चित्तौड़गढ़ की एक छोटे से कस्बे में कहीं पे कोई एक लड़की है जो वीडियो बना के बड़ी मशहूर हो गई, या जयपुर का कोई लड़का है जो बड़ा मशहूर हो रहा है, या यूपी देहात के लोग वीडियो बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में वो प्लेटफॉर्म लोगों के पास आ गए हैं। और 2015 में जो टीवीएफ का जो टेक कॉन्वर्सेशन विद डैड हुआ, उसकी वजह से जो नौजवान यंगर जनरेशन की जो ऑडियंस है, उनसे मेरी दोस्ती हुई। मतलब इनफैक्ट मैं किस्सा कई बार बताता हूँ कि मैं ये टेक कॉन्वर्सेशन विद डैड, आप में से शायद कुछ लोगों ने देखा हो कि फादर अपने बेटे को ट्विटर के बारे में पूछ रहा है कि ट्विटर होता क्या है। तो वो मुझे लगा कि पता नहीं क्या होगा। वो हफ्ते भर बाद मैं एक बुक स्टोर में था जुहू में, और वहाँ पे कुछ 14-15 साल के बच्चे थे, वो मुझे देख देख के जा रहे थे। अच्छा। वहीं पे करीब में एक स्कूल है वहाँ के, और उसमें से फिर एक लड़का आया मेरे पास। सो उसने बोला, आर यू द सेम गाय हु वाज देयर इन दैट वीडियो ट्विटर? तो मैंने कहा हाँ। तो वो बोला, ही इज द सेम डूड। और तब मुझे खटका हुआ कि ये तो कुछ और हो गया है, ये तो मैजिकल हो गया है कि 15-16 साल के बच्चों से वो आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो वो एक चीज इंटरेस्टिंग हुई। और आज की तारीख में तो जो हाशिए पे सारे अभिनेता और अभिनेत्री हुआ करते थे एक टाइम पे, वो आज उनको सेंटर स्टेज मिल रहा है। बिल्कुल। कि वो एक कमाल की बात हो रही है। पंकज त्रिपाठी हैं, नवाजुद्दीन हैं, और तमाम कलाकार हैं, संजय मिश्रा, नीना जी। तो वो ये शायद 15 साल पहले पॉसिबल नहीं होता। आज क्योंकि उसकी वजह से, क्योंकि आपका आर्ट और कॉमर्स का मिश्रण है ये, तो उसमें खाली थिएट्रिकल होता तो शायद पॉसिबल नहीं होता। जो लोग पर्दे से गायब हो जाया करते थे, अभी पर्दे पर बने रहने के लिए उनके पास बहुत मौके हैं। और उसमें थोड़ा बेचारापन होता था सर्वाइवल में कि जी। हाँ, बिल्कुल। तो वो अब नहीं रहा। अब मैं और मेरे जो कबीले के लोग हैं, वो मना कर पाते हैं, स्क्रिप्ट्स बोल पाते हैं कि हमें ये करनी है, हमें ये नहीं करनी है। ठीक है, अब आपने स्क्रिप्ट की भी चर्चा कर दी और पंकज त्रिपाठी का भी आपने जिक्र कर लिया है। अभी हाल ही में वो अटल बिहारी वाजपेयी का रोल निभा रहे हैं एक फिल्म में। तो अगर आपको गजराज राव को मौका मिले किसी पॉलिटिशियन का किरदार निभाने के लिए, तो किसके ऊपर फिल्म करना पसंद करेंगे, किसका किरदार निभाना पसंद करेंगे आप? सरदार पटेल का मेरा बड़ा मन है। और अंबेडकर, इनफैक्ट सरदार पटेल के ऊपर एक शो बनने वाला था, कुछ महीनों पहले उसकी बात हुई थी, लेकिन वो शो मतलब उसका शूट आगे बढ़ गया या प्रोजेक्ट आगे चला गया। लेकिन भविष्य में शायद कहीं मौका मिले। और बाबा साहब अम्बेडकर का भी आप जिक्र कर रहे हैं जी। कि इन दो लोगों के ऊपर अगर फिल्म बनती है तो फिर आप चाहेंगे कि उनका किरदार मुझे मिले। कम से कम वो उनका जो उम्र का एक दूसरा पड़ाव है, उसका तो मिल ही जाए, कम से कम 50 साल के बाद वाला। क्यों, क्या चीजें आपको पसंद आती हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग रहे हैं हमारे आज़ादी के संघर्ष में, और उनके नेतृत्व में हमने बहुत कुछ पाया है। संविधान हमको मिला है, और आज भी सोचिए कि आज 70 साल बाद भी लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, कितनी बड़ी बात है। यकीनन वो देश की दो ऐसी महान विभूतियां हैं जिनके बारे में जितना पढ़ें या बड़ी स्क्रीन पर उनको जितना ही देखें उतना ही कम लगता है। उम्मीद यही कि आगे दोनों के ही रोल में अलग अलग फिल्मों में हम आपको देख सकें, बड़े पर्दे पर या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। हिंदी को आगे ले जाने में भी आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि आप अपनी स्क्रिप्ट देवनागरी में ही चाहते हैं
बहुत सारे लोग, चूंकि फिल्म इंडस्ट्री का एक अलग माहौल होता है, लेकिन वहां पर हिंदी को ले जाने में आपको कितनी कठिनाई हुई? और आज के तारीख में हिंदी का जब इतना बोलबाला है, 80 करोड़ लोग या तो हिंदी बोलते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हिंदी को लेकर साध कर आगे चल रहा है, तो फिर कितनी आसान जिंदगी अब हो गई है? देखिए, मेरा क्या है कि रोमन में जब हिंदी लिखी जाती है, शायद उसकी तकनीकी वजह है, क्योंकि आपके फॉन्ट्स वगैरह जो हैं आप टाइप करते हैं तो वो आसान होता है उसके अंदर, और जो एक नई पीढ़ी है जो असिस्टेंट्स की जो होती है उनके लिए आसान होता है, जो हिंदी से जिनका परिचय रोमन में है, जो व्हाट्सएप वाली जनरेशन है ना, जो लंबे लंबे मैसेजेस करती है, लेकिन या जैसे वो अब एक बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल चीज़ हो गई है कि आप अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में हिंदी लिख रहे होते हैं, तुम तो और ओ की मात्रा ना करके TUM करते हैं आप, तो वो मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। मैं खाली ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लिए थोड़ा आसान होता है, मेरी आंखें और मेरी जो दिल है, जो कनेक्शन है, वो हिंदी में लिखा हुआ होता है, तो उसमें मुझे ज़्यादा थोड़ा नज़दीकी बैठती है, तो दैट्स इट। और वो कई जगह पे होता है, मतलब समझ लीजिए कि अब 60-70% जगहों पर ये पॉसिबल हो जाता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो हो जाता है। कई बार होता है कि वो, और ऐसा नहीं कि वो मुझसे कुछ शत्रुता दिखा रहे हैं या मुझे कोई बैर है मुझसे, नहीं पॉसिबल हो रहा, तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब वक्त चूंकि आखिरी पड़ाव पर हम कार्यक्रम के आ चुके हैं, 2 और सवाल। आगे की क्या प्रोजेक्ट हैं आपके जिसको अब आप कर रहे हैं? और अभी बड़े नखरे भी आप दिखा रहे हैं स्क्रिप्ट पढ़ने में, या ये नहीं करूंगा, ये ठीक है, ये रोल मेरे लायक है। बिल्कुल नखरे नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि जहां पर लोग कंसिडर कर रहे हैं, जहां पे लोग इस तरह के पार्ट लिखते हैं और बोलते हैं कि गजराज ये रोल हमने आपके लिए लिखा है, तो मैं वो उसमें नखरा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी राइटर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं देख रहे हैं, प्लीज़ कोई नखरा नहीं है, प्लीज़ अप्रोच कीजिए। और आने वाले समय में एक फिल्म है मैदान, जो अमित शर्मा बधाइयों के जो डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्म है, अजय देवगन साहब हैं उसमें, और बोनी कपूर जी का प्रोडक्शन है, वो आनी चाहिए। और एक शो है डब्बा काटल, एक्सेल का है ये, रितेश और फरहान अख्तर का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसका मैं वेट कर रहा हूँ। उसमें इंटरेस्टिंग उम्मीद यही कि जिस तरह से आपके बाकी पुराने प्रोजेक्ट लोगों को बहुत पसंद आए हैं, इसमें भी दर्शकों का उतना ही प्यार मिलेगा। चलते चलते आपकी शानदार एक्टिंग के साथ समापन करेंगे। कैसे? जो भी एक्टिंग आप करना चाहें, आपने इतनी सारी फिल्में की हैं, OTT पे इतने सारे, जो भी आपके जहन में जो कुछ भी हो, या इस माहौल को देखकर अगर आप कुछ बताना चाहें, कुछ बोलना चाहें। आज तक के लिए, पहले भी आप एक्टिंग कर चुके हैं, आज तक के लिए अगर कुछ करना चाहें। नहीं, मैं वो तो रिहर्सल के साथ करता हूँ मैं, और तो अभी एकदम से तो मुझे नहीं आया, और उसके लिए डायरेक्टर चाहिए होता है मुझे, एक्शन बोलने वाला कोई आदमी। सामने AP बैठे में आपका बहुत जिक्र भी हुआ है 2001 का, जब उन्होंने अप्रूव किया था, और उसके बाद वो एड फिल्म बहुत ज्यादा पसंद की गई थी। जी। तो आप चाहेंगे कि इस तरह के मौके आगे भी मिलते रहें? जी, मैं बिल्कुल, उनकी निगरानी में कुछ भी इस तरह का काम होता है आगे, तो मैं वेट करूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आज तक के इस मंच पर आने के लिए, और हम लोगों से बातचीत करने के लिए। गजराज के लिए जोरदार तालियां, मजा नहीं आया? और यकीनन आपकी जो जिंदगी है, आपकी जिंदगी का हिस्सा जो हम सभी को प्रेरणा देता है, उससे आगे हम सीखेंगे, और आगे के आपके तमाम प्रोजेक्ट, बाकी फिल्मों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुणपुरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम तो आप सबके लिए 24/7 घुमाते हैं एंटरटेनमेंट का ये ब्लेंडर, लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की कुछ न्यूज़। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास, बहू और पेटियां।